हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं लीगल हिस्ट्री। लीगल हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास या भारतीय संविधान के वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, इसे इस नाम से पुकारते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। इसका जो कोड होता है वो 205 होता है और कहीं पर 2005 भी लिखा आता है। ये दोनों ही कोड इसी के हैं, ठीक है। अब से पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है लीगल हिस्ट्री नाम से, कोड है 2005। प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हो। मैंने आपको वारेन हेस्टिंग्स का एक क्वेश्चन कराया था पार्ट नंबर 1 में, पार्ट 1 कराया था वारेन हेस्टिंग्स का। और ये वारेन हेस्टिंग्स के पार्ट 1 में मैंने 1772 की न्यायिक व्यवस्था कराई थी, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था 1772, ठीक है। ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। अब जो मैं पार्ट 2 आपको जो करा रहा हूं, इसमें आपको वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था 1774 में आपको ये कराऊंगा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था 1774, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। और आपसे एक बात बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर 20 नंबर में बहुत ज़्यादा बार आता है और कभी कभार ये 5 नंबर पे इसकी टिप्पणी भी आ जाती है, ठीक है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और वो 10 नंबर के हो जाएंगे 2, और एक करोगे तो आप 5 नंबर की टिप्पणी, ऐसे करके भी ये आ जाता है। तो वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक व्यवस्था 1772 के बारे में कुछ जानकारी दीजिए या 1774 के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप प्लेलिस्ट से फर्स्ट वीडियो को जाके देख लेना। अगर आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखते हो तो आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको तुरंत और जल्दी पता चलेगा, जिससे आप उचित समय पर सही तरीके से सही दिशा में अच्छी तैयारी कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं वारेन हेस्टिंग्स के 1774 की न्यायिक व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं सेल्फ नोट्स के द्वारा जो मैंने ही आपके लिए बनाए हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। और एक नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं पहली वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये भी बहुत अच्छी आपको लगेगी वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं भारतीय न्याय प्रशासन पर सुधारों के प्रभाव। देखो फर्स्ट वीडियो में आप जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और यहां से आगे को आपको क्वेश्चन दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय न्याय प्रशासन पर सुधारों के प्रभाव। भारतीय जो न्याय प्रशासन था उस पर सुधार के क्या प्रभाव पड़े थे, इसके बारे में आप सबसे पहले हम यही जानते हैं, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स की न्यायिक योजना बहुत लाभदायक सिद्ध हुई, लेकिन इसमें कुछ दोष पाए गए थे। जो वारेन हेस्टिंग्स की जो 1772 की न्यायिक योजना थी वो बहुत ही कारगर साबित हुई थी, बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई थी, लेकिन इसमें कुछ दोष पाए गए थे जिससे जनता में असंतोष की लहर दौड़ गई। मतलब उसमें कुछ गुण तो थे, फायदा तो थे, उससे लाभ तो बहुत हुआ था, लेकिन उसकी 1772 की न्यायिक व्यवस्था में कुछ दोष भी थे। वो दोष कौन कौन से थे उनको हम देखते हैं। पहला जो दोष था, कलेक्टरों को अधिक अधिकार दिए जाना। जो कलेक्टर थे कैसा था, उन्होंने क्या करा था, देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों जो राज्य थे ये किसके अधीन आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, इसका सही रूप से प्रशासन चलाने के लिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी जो व्यवस्था थी जो भंग हो गई थी तो उसको सही करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त करा गया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त करा गया और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या करा कि इन सभी को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को
छोटे छोटे जिलों में विभक्त कर दिया, प्रत्येक नगरों को जिलों में विभक्त कर दिया और प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। सभी को जिलों में विभक्त करा और जिलों में क्या करा गया, जो जिले का जो अध्यक्ष होता था वो कलेक्टर होता था। ठीक है, समझते हैं आगे। कलेक्टरों को अधिक अधिकार दिए जाना, यानी जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जिले के अधिक अध्यक्ष थे कलेक्टर, उनको बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे, जिससे जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। न्यायालयों की संख्या वादों के अनुपात में कम, जो न्यायालय थे उनकी संख्या कम थी, वाद यानी केसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसका असंतोष का एक दूसरा कारण ये भी था। वादों की सुनवाई हेतु लिए जाने वाला शुल्क समाप्त, यानी जो वादों के लिए शुल्क जो लिया जाता था उसकी समाप्ति कर दी गई, जिससे जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। न्यायिक अधिकारियों की उचित वेतन व्यवस्था न होना, जो न्यायिक अधिकारी थे, जो मतलब न्याय प्रशासन अधिकारी थे, जो न्यायाधीश थे, उनकी जो वेतन था वो उचित ना था। ठीक है, ये इसके सबसे बड़ी कमजोरियां थी, इसके दोष थे। इन्हीं दोषों को सुधारने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने इन दोषों को दूर करने के लिए 1774 में एक नई योजना स्थापित की या प्रतिपादित की। जो ये मुख्य जो दोस्त हैं, हालांकि 1772 की जो योजना थी बहुत ही सफिशिएंट थी, बहुत ही लाभदायक थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ दोष निकले। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने दोबारा से 1774 में एक नई न्यायिक योजना बनाई, जिसको 1774 की न्यायिक योजना के नाम से जाना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने इन दोषों को दूर करने के लिए 1774 में एक नई योजना प्रतिपादित की। सन 1774 की न्यायिक योजना 23 नवंबर 1773 को पेश की गई और 1774 में लागू, मतलब जो पेश की गई थी वो 23 नवंबर 1773 को पेश की गई और 1774 में लागू की गई। सबसे पहले नंबर पे क्या कार्य करा गया था, इस कार्य को देखते हैं। कलेक्टरों की वापसी व दीवान की नियुक्ति। सन 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत भ्रष्ट व निरंकुश कलेक्टर थे, जिन्हें उनके पद से हटाकर उनके स्थान पर पुरानी प्रथा वाले नियम के अनुसार प्रत्येक जिले में एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई। जो 1772 के न्यायिक अधिकारी थे, जो कलेक्टर अधिकारी थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया था और उनके स्थान पर क्या करा, एक भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे दीवान व अमील कहते थे। इन्हें मालगुजारी वसूलने के साथ मुफस्सिल अदालत न्यायाधीशों के रूप में कार्य करना होता था। इनका जो कार्य होता था, एक तो मालगुजारी वसूल करते थे, क्या करते थे, मालगुजारी वसूलना, और दूसरा इनका जो काम था मुफस्सिल अदालत न्यायाधीशों के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, दूसरा कौन सा न्यायालय था इनका, कौन सी स्थापना की गई थी, प्रांतीय परिषद की स्थापना। प्रांतीय परिषद, पहले क्या था, कलेक्टरों की वापसी व दीवान की नियुक्ति, दूसरा है प्रांतीय परिषद की स्थापना। संपूर्ण दीवानी क्षेत्र, अर्थात जो संपूर्ण दीवानी क्षेत्र कौन सा था, जो शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीना था, शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त करा था, उसके अधिकार में आ गया था दीवानी जो थे, वो दीवानी क्षेत्र अधिकार कौन से थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे, शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी लिए थे। संपूर्ण दीवानी क्षेत्र अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों को 6 भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया, बांटा गया, जिनके केंद्र कलकत्ता, वर्धमान, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ढाका और पटना में स्थापित किया गया। ठीक है, जो 6 नगर थे, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इनको जो 3 नगर थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उनको 6 भागों में विभक्त कर दिया गया था। ठीक है ना। अब पहला इनमें पॉइंट है प्रत्येक डिवीजन के अधीन अनेक जिलों का गठन, और दूसरा क्या करा गया था, लेकिन कलकत्ता के अधीन जिले नहीं थे।
प्रत्येक डिवीजन के अधीन अनेक जिले का गठन, लेकिन कलकत्ता के अधीन जिले नहीं थे। प्रत्येक प्रांतीय परिषद में एक मुख्य व 4-5 कर्मचारी सदस्य। जो प्रांतीय परिषद थे उसमें एक तो मुख्य होता था और 4-5 कर्मचारी सदस्य होते थे। इनका कार्य मालगुजारी वसूली का था। ठीक है, मालगुजारी वसूली। प्रांतीय परिषद में भारतीय दीवान की सहायता हेतु नियुक्त किए गए। प्रांतीय परिषद में भारतीय दीवान भी सहायता हेतु देखो, जो प्रांतीय परिषद थी उसकी सहायता के लिए दीवानों की भी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, 1000 मालियत वाले मामले सुनने का अधिकार था। 1000 मालियत तक के जो मामले थे उन्हें सुनने का अधिकार था। परिषद का तीसरा कार्य कलकत्ता में उत्पन्न मामलों को सुनना था। परिषद का जो तीसरा कार्य था, जो लास्ट का जो कार्य था, कलकत्ता में उत्पन्न मामलों को सुनना था, जिसके लिए इसे प्रथम पदीय न्यायालय घोषित किया गया। इस परिषद को कौन सा प्रथम पदीय न्यायालय घोषित किया गया और इसको कौन कौन से अधिकार दिए गए? मालगुजारी वसूल करने का अधिकार, अपील सुनने का अधिकार, कलकत्ता नगर के मामलों में मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कलकत्ता में कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। कलकत्ता में कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है ना, स्थापना हुई थी कमेटी ऑफ रेवेन्यू की। जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1774 में हुई थी। कार्य क्षेत्र, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो मालगुजारी वसूल करने का था। सदस्य 2 काउंसिल सदस्य व 3 वरिष्ठ अधिकारी गण। ठीक है, इसके जो सदस्य होते थे, 2 तो काउंसिल सदस्य होते थे, वे 3 वरिष्ठ अधिकारीगण सदस्य। इस कमेटी की सहायता भारतीय कर्मचारी दीवान द्वारा। इस जो कमेटी की जो सहायता होती थी, इससे अगर कोई समस्या थी या कोई सुझाव लेना था तो भारतीय कर्मचारी दीवान के द्वारा होती थी। ठीक है, कलकत्ता क्षेत्र में मालगुजारी क्षेत्र पर नियंत्रण रखना। कलकत्ता क्षेत्र में मालगुजारी क्षेत्र मतलब जो कलकत्ता का जो अधिकार था उसके अंदर जो मालगुजारी की जो व्यवस्था थी उस पर नियंत्रण रखना था। मुफसिल व दीवानी अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनना। अगर कोई मुफसिल व दीवानी अदालतों में कोई सुनवाई हुई और उससे वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाते थे तो उनका क्या कार्य रहता था, वो इनकी अपीलों को सुनते थे। ठीक है, उनके खिलाफ। जमींदारों, किसानों व नायब दीवानों व अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को सुनना। अगर कोई जमींदार है, वो कार्य कर रहा है और गलत कार्य कर रहे हैं, कोई किसान है, उनकी कोई समस्या है, नायब दीवानों व अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को सुनना। ठीक है, इनके खिलाफ क्या अधिकार था, इनके जो खिलाफ समस्याएं उनको सुनते थे। और इसकी कौन सुनता था? कलकत्ता में कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो हुई थी तो कमेटी ऑफ रेवेन्यू इन सभी समस्याओं का समाधान करती थी। और जो मुफसिल और जो दीवानी अदालत थे, इनके अंदर अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि होती थी या लोग संतुष्ट नहीं होते थे इनके निर्णय से, तो वो अपील कहाँ पर करते थे? कलकत्ता में कमेटी ऑफ रेवेन्यू में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। लास्ट है नायब दीवान की नियुक्ति। कलेक्टर के स्थान पर जो हमारा कलेक्टर होता था, जो प्रत्येक जिले में होते थे। नगरों को किस में विभक्त करा गया था? 6 भागों में। और 6 भागों के अंदर जो है कलकत्ता एक ऐसा स्थान था जहाँ पे कोई जिला उसके अधीन नहीं था। और जो जिले थे, अन्य जो भाग थे, उनमें जो जिले थे उन जिलों का जो अध्यक्ष होता था वो कलेक्टर होता था। ठीक है, कलेक्टर के स्थान पर दीवान मुफसिल दीवानी अदालतों में बैठते थे। इन्हें अपने कार्य का लेखा परिषद को भेजना होता था। जो कलेक्टर के स्थान पर कौन बैठता था? दीवान मुफसिल दीवानी अदालतों में बैठते थे। ठीक है, और इन्हें अपने कार्य का लेखा परिषद को भेजना होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। कमिश्नरों की नियुक्ति। उचित व्यवस्था के निरंतर निरीक्षण के लिए
कमिश्नरों की नियुक्ति की गई तथा हटाए गए कलेक्टरों को हिसाब व लेखा देने का निर्देश दिया गया। कमिश्नरों की नियुक्ति की गई और उसमें क्या कहा गया कि उचित व्यवस्था के निरंतर निरीक्षण के लिए जो हमारी जो व्यवस्था है, जो कार्य हमारा चल रहा है वो सही चल रहा है और उसे सही चलाने के लिए कमिश्नरों की नियुक्ति की गई तथा हटाए गए कलेक्टरों को हिसाब व लेखा देने का निर्देश दिया गया। और जो कलेक्टर हटाए गए हैं, जो उनका पद से पदच्युत करा गया है, उन्हें उनका लेखा जोखा जो है देना और उनका निर्देश किया गया। ठीक है। भारतीय विधि के संरक्षण में योगदान। अब पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी आ जाता है, 4 नंबर में आ जाता है, कभी कभार ये 10 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, 4 नंबर और 10 नंबर दोनों में आ जाता है। भारतीय विधि के संरक्षण में योगदान। इस योजना के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1700 यहाँ पे 72 कर लो, सन 1772 में न्यायिक योजना हेतु प्रत्येक जिलों में एक अंग्रेज कलेक्टर नियुक्त किया गया। इनको भारतीय रीति रिवाजों का ज्ञान न था, इसलिए इनको निर्देश दिया गया जो भी हिंदू व मुसलमानों के निर्णय हों वे उनके धर्म, रीति रिवाज वे उनके ग्रंथों के अनुसार हों। ये अनु यहाँ पे लिखा है और सार यहाँ अनुसार हों। इसकी सहायता हेतु एक काजी और एक पंडित की नियुक्ति की गई। देखो, भारत जो है हिंदू और मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक है ना, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग रहते थे। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या बोला, जो कलेक्टर थे उनको नियुक्त करा गया और वो अंग्रेज होते थे, उन्हें भारत के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी नहीं थी। उसको था कि किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के लोगों का अपमान ना हो जाए, न्याय करते समय किसी भी धर्म का अपमान ना हो जाए, किसी गलत नीति द्वारा किसी का गलत न्याय ना हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि हिंदू और मुसलमानों को उनके धर्म, रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यों के अनुसार उनको न्याय दिया जाए और आप अंग्रेज हो, हम आपके लिए एक काजी और एक पंडित की नियुक्ति कर रहे हैं। अगर ये आपको सलाह देंगे कि अपने धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार, जब आपको इनको लगे कि हाँ ये निर्णय उचित है, तभी आप जो कलेक्टर निर्णय देते थे। ठीक है, ये था 1774 की न्यायिक व्यवस्था का वारेन हेस्टिंग्स का अंत। ठीक है, ये 1774 ये थी वारेन हेस्टिंग्स। आपसे फिर बता रहा हूं, 1772 की जो न्यायिक व्यवस्था है वो प्लेलिस्ट में आपकी फर्स्ट वीडियो के नाम से ऐड है, आप वहां से जाके देख लेना। जब आप फर्स्ट वीडियो को देखोगे तभी आपको इस 1774 की न्यायिक व्यवस्था अच्छे से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। और एक बात मैं बताऊं, वीडियो तो बहुत देखते हैं, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन बच्चे लाइक नहीं करते हैं। भाई लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता है, थोड़ा हमारा हौसला बढ़ जाता है। ठीक है ना, वीडियो को भाइयों लाइक भी कर दिया करो। ठीक है ना, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।